ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। जब 1972 में एक प्लेन क्रैश के दौरान 45 लोग 72 दिनों तक बर्फ में फंस गए थे, जिन्हें जिंदा और सरवाइव करने के लिए अपने ही दोस्तों की बॉडीज को तक खाना पड़ा था और उनकी यहाँ से बचने की उम्मीद ना के बराबर थी। लेकिन फिर भी उन लोगों ने हिम्मत नहीं हारी और दुनिया के सामने एक चमत्कार की तरह बाहर निकल कर आए। तो इस कहानी की शुरुआत 13 अक्टूबर 1972 से होती है, जब एक रग्बी टीम अपने फुटबॉल मैच के लिए चिले जा रही थी। उनके साथ उनके फैमिली मेंबर भी थे और ये सभी लोग बहुत ज्यादा खुश और एक्साइटेड थे, क्योंकि इनमें से कुछ लोग पहली बार दूसरी कंट्री जा रहे थे। अब जल्दी ही प्लेन टेक ऑफ होता है और एंटीज माउंटेन्स के बीच से होकर चिले की तरफ बढ़ने लगता है। अब यहाँ कुछ देर तक तो प्लेन में सब कुछ सही चल रहा था, सभी लोग बहुत खुश और एक्साइटेड थे। लेकिन थोड़ी देर बाद अचानक से इन्हें प्लेन में टर्बुलेंस महसूस होता है। तब इधर इनमें से एक पैसेंजर सबको बताता है कि वो लोग अभी चिले की बर्फीली चट्टानों के ऊपर है, इसलिए बाहर की ठंडी और पतली हवाओं की वजह से प्लेन में इस तरह के झटके लगना आम बात है। लेकिन जैसे जैसे ये प्लेन आगे बढ़ता है तो वैसे वैसे टर्बुलेंस भी बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है, जिस वजह से प्लेन का सारा सामान भी नीचे गिरने लगा था, जो देखकर किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या चल रहा है। और उधर पायलट भी इस प्लेन को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उन्हें अपने सामने बर्फ की पहाड़ियां दिखाई दे रही थी। पर इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, ये प्लेन बर्फ की चट्टान से टकरा जाता है और दो हिस्सों में गिरने लगता है। पीछे का हिस्सा जिसके साथ दो लोग गिर जाते हैं और आगे का हिस्सा एक बड़ी सी चट्टान से जा टकराता है, जिस वजह से प्लेन की पीछे की सीट सारी आगे की सीटों में चढ़ जाती हैं, जिसमें कई लोग मारे गए और कुछ लोग बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गए। अब जिन लोगों को इस क्रैश में ज्यादा चोट नहीं आई थी, उन्होंने सबसे पहले खुद को संभाला और फिर उन लोगों की मदद की जो कि बहुत ज्यादा जख्मी हो चुके थे। फिर वो लोग तुरंत पायलट के केबिन में पहुंचे, जहां वो दोनों पायलट भी अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे। इसके बाद ये लोग प्लेन के रेडियो से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्लेन का कोई भी रेडियो सिग्नल काम नहीं कर रहा था। अब क्योंकि ये प्लेन शाम के टाइम पर उड़ा था, जिस वजह से थोड़ी ही देर में रात हो जाती है और यहाँ का टेम्परेचर -30 डिग्री तक पहुंच जाता है। तो अब इन लोगों ने ठंड से बचने के लिए प्लेन के टूटे हुए हिस्से की तरफ सारे लगेज और बैग्स लगा दिए और एक दूसरे को लिपट कर सो गए, जिनमें लाशें भी थी। और यहाँ जो भी लोग बहुत ज्यादा जख्मी थे वो दर्द से चीख रहे थे और चिल्ला रहे थे। अब किसी तरह से ये रात बीत जाती है और यहाँ जो भी लोग ज्यादा जख्मी थे उनमें से कुछ लोगों की मौत हो चुकी थी। अब जो भी लोग ठीक थे, जिनकी हालत ठीक थी, वो प्लेन से बाहर निकलते हैं तो उन्हें अपने चारों तरफ बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टानें दिखाई देती है और उनके चारों तरफ बर्फ के सिवा कुछ नहीं था। तो अब ये लोग प्लेन में सबके लिए अच्छी तरह जगह हो जाए करके सारे जख्मी लोगों को बाहर निकालकर धूप में लेटा देते हैं, ताकि उन्हें थोड़ी राहत मिले। और फिर इस क्रैश में जितने भी लोग मारे गए थे उन सभी की बॉडीज को बर्फ से ढक देते हैं, ताकि वो सड़े नहीं और वो लोग उन्हें घर ले जा सके, क्योंकि उन्हें यकीन था कि आज नहीं तो कल उन्हें सरकार रेस्क्यू कर ही लेगी। इसलिए अब ये सभी लोग प्लेन की सारी सीट्स को बाहर निकाल देते हैं और सभी के सामान में से खाने की चीजों और काम की चीजों को अलग करते हैं और पानी पीने के लिए बर्फ को पिघलाना शुरू करते हैं। इस प्लेन में टोटल 45 लोग ट्रेवल कर रहे थे, जिनमें से अब तक 18 लोगों की मौत हो चुकी थी। अब ये लोग थोड़ा आराम करते हैं और खाना खाते हैं, जो कि इनके पास बहुत कम था और इन्हें इस खाने को काफी दिनों तक बचा के रखना था, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि कब उन तक मदद पहुंचेगी। तो अब ये लोग जब ये सारी बातें कर ही रहे थे तो इनके ऊपर से एक हेलीकॉप्टर गुजरता है, जिसे कि सरकार ने इन सभी को रेस्क्यू और ढूंढने के लिए भेजा था। पर वो हेलीकॉप्टर इतनी ऊंचाई पर था कि वो इन्हें देख नहीं पाता और इधर नीचे इन लोगों को जब हेलीकॉप्टर दिखाई देता है तो ये लोग जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं और एक्स का साइन बनाते हैं ताकि रेस्क्यू टीम इन्हें देख सके। पर वो लोग इन्हें नहीं देख पाते और यहाँ से दूसरी तरफ चले जाते हैं। पर इधर इन लोगों को लगता है कि रेस्क्यू टीम ने उन्हें देख लिया है और वो लोग अगले दिन मदद के लिए सभी को लेकर आएंगे। अब इसी उम्मीद में ये लोग एक रात फिर से इसी प्लेन के अंदर बिताते हैं और फिर अगले दिन जब सुबह होती है तो इनका एक दोस्त नैंडो होश में आता है। वो प्लेन क्रैश के बाद से ही अब तक बेहोश पड़ा था, क्योंकि उसे बहुत ज्यादा चोट आई थी, यहाँ तक कि वो अभी भी चल नहीं सकता था। वो होश में आते ही सभी से अपनी माँ और अपनी बहन के बारे में पूछता है, तो वो लोग उसे बताते हैं कि उसकी माँ मारी जा चुकी है और उसकी बहन अभी भी बेहोश पड़ी है। ये सुनकर नैंडो अपनी बहन के पास जाता है और उसे गले लगाकर रोने लगता है। अब बाहर कुछ लोग पानी पीने के लिए बर्फ पिघला रहे थे और मदद के आने का इंतजार कर रहे थे और फिर थोड़ी देर बाद इन्हें प्लेन की सिर्फ आवाजें सुनाई देती है, जिससे ये समझ जाते हैं कि कल रेस्क्यू टीम ने उन्हें देखा ही नहीं था। इसलिए आज वो लोग इन्हें पहाड़ियों के पीछे की तरफ ढूंढ रहे हैं, जिससे अब ये सभी हताश और मायूस हो जाते हैं और सोचते हैं कि अब उन्हें क्या करना चाहिए, वो यहाँ से किस तरह से बाहर निकल सकते हैं। तब इनमें से एक आदमी बताता है कि प्लेन के पिछले हिस्से में बैटरीज हो सकती हैं, जिनका इस्तेमाल करके वो लोग प्लेन के रेडियो को चला सकते हैं और फिर उसका इस्तेमाल करके बाहरी दुनिया से कांटेक्ट या मैसेज कर सकते हैं। ये सुनकर सभी लोगों को यहाँ से जिंदा निकलने की एक और उम्मीद नजर आती है और सभी लोग उन बैटरीज को लाने के लिए मान जाते हैं। तो अब इनमें से 4 लोग प्लेन के पिछले हिस्से को ढूंढकर बैटरीज को ढूंढने के लिए जाते हैं, जहाँ ये चारों अपने लिए कांच और लेदर का इस्तेमाल करके गॉगल बनाते हैं और मोटे कपड़ों को पहनकर पहाड़ चढ़ने लगते हैं। पर काफी दूर पहुंचकर जब ये लोग नीचे की तरफ देखते हैं तो इन्हें अपना प्लेन सही से दिखाई नहीं दे रहा था, जिससे इन्हें समझ में
आता है कि रेस्क्यू टीम ने उन्हें क्यों नहीं देखा होगा। फिर जब ये लोग यहाँ से आगे बढ़ने की सोचते हैं तो इन्हें पहाड़ों से बर्फ खिसकती हुई दिखाई देती है और ऊपर ठंड इतनी थी कि ये लोग आगे बढ़ नहीं सकते थे। इसलिए अब ये चारों वापस अपने प्लेन के पास जाने का डिसाइड करते हैं और नीचे प्लेन के पास वापस आ जाते हैं। लेकिन इनके लिए मुसीबत यहीं पर खत्म नहीं होती, क्योंकि इनका खाना अब खत्म हो चुका था और सभी को अब यही उम्मीद थी कि उनके लिए मदद जरूर आएगी। और इसी तरह ये लोग इस प्लेन में भूखे प्यासे ठंड से किड़किड़ाते हुए एक हफ्ता गुजार लेते हैं, लेकिन इनके लिए कोई मदद नहीं आती। अब इनकी भूख से बहुत हालत खराब हो चुकी थी। कुछ लोग तो यहाँ पत्थर में लगी हुई काई को खा रहे थे, तो कुछ जूतों की लेसेस को चबा रहे थे और कुछ सिगरेट ही खा जा रहे थे। इतने दिन भूखे प्यासे रहने की वजह से इन लोगों का वेट भी आधा कम हो चुका था और इनकी पेशाब भी अब खाली होने लगी थी। अब ऐसी हालत में नैंडो सभी से कहता है कि वो जिंदा रहने के लिए बाहर पड़ी बॉडीज को भी खाने के लिए तैयार है, क्योंकि उनके पास जिंदा रहने के लिए इसके अलावा कोई चारा नहीं है। अब यहाँ पर कुछ लोग खाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों को ये सरासर पाप लग रहा था और वो लोग उन बॉडीज को खाने के लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि जो लोग इस क्रैश में मारे गए थे वो इनके अपने लोग थे। कोई किसी का भाई था तो कोई किसी का दोस्त, जिस वजह से अब इनके बीच बहस छिड़ जाती है। और फिर इसी तरह 2 दिन और बीत जाते हैं, जिसमें नैंडो की बहन जो कोमा में गई थी वो मारी जाती है। लेकिन अब इनकी भूख भी कंट्रोल से बाहर थी और इनका दिमाग भी सुन्न पड़ चुका था। तब यहाँ पर नैंडो और जो भी बाहर की बॉडीज को खाने के लिए तैयार थे वो सभी को इजाजत देते हैं कि अगर वो लोग यहाँ मारे जाते हैं तो बाकी बचे हुए लोग जिंदा रहने के लिए उनकी बॉडीज को खा सकते हैं। तो अब फाइनली 9 दिन बाद ये सभी लोग जिंदा रहने के लिए उन बॉडीज को खाने के लिए मान जाते हैं, पर इनमें से 5 लोग ऐसे थे जो उन बॉडीज को किसी भी हालत में खाने के लिए तैयार नहीं थे। तो अब सबसे पहले प्लेन से 4 लोग बाहर जाते हैं और बॉडीज को काटना शुरू करते हैं, जिसके बाद उन 5 लोगों को छोड़कर सभी लोग प्लेन से बाहर आ जाते हैं और उन लाशों को काटकर खाने लगते हैं। अब अगले दिन इन्हें बर्फ में दबा हुआ एक सूटकेस मिला, जिसके अंदर एक रेडियो था, जिसके साथ इन्होंने एंटीना जोड़कर जब न्यूज सुनी तो इन्हें पता चला कि सरकार ने इन्हें ढूंढने के लिए जो रेस्क्यू मिशन चलाया था वो अब बंद कर दिया गया है। सरकार ने इन्हें ढूंढने के लिए बहुत सारे रेस्क्यू मिशन चलाए थे और 66 हवाई जहाजों को इन्हें ढूंढने के लिए भेजा था, पर काफी दिनों तक लगातार ढूंढने पर भी जब ये लोग नहीं मिले तो सरकार ने इन्हें मरा हुआ मान लिया और फिर सारे रेस्क्यू ऑपरेशंस को भी बंद कर दिया गया। जो जानने के बाद अब यहाँ पर सभी लोग बहुत दुखी हो जाते हैं और रोने लगते हैं, क्योंकि उन्हें अब तक एक ही तो उम्मीद थी कि आज नहीं तो कल सरकार उन्हें ढूंढ लेगी, पर अब ये उम्मीद भी टूट चुकी थी। इसके बाद अंदर बैठे 5 में से 4 लोग इंसानी मांस खा लेते हैं, क्योंकि अब उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। पर उनमें से एक आदमी अभी भी नहीं खाता और फिर इनमें से 3 लोग दोबारा से प्लेन के पिछले हिस्से को ढूंढने का फैसला करते हैं, ताकि वो उसमें से बैटरीज ला सके और प्लेन के रेडियो के जरिए बाहरी दुनिया से कांटेक्ट कर सके। जिसके बाद ये तीनों प्लेन के पिछले हिस्से को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। अब काफी घंटों तक चलने के बाद इन्हें प्लेन का कुछ मलबा मिलता है और कुछ लोगों की लाशें मिलती हैं, जो कि प्लेन क्रैश के दौरान ही गिर गए थे। तो फिर ये लोग उन लाशों को दफनाकर आगे बढ़ते हैं, लेकिन थोड़ी देर में यहाँ शाम हो जाती है और ये लोग बर्फ के तूफान में फंस चुके थे। तब ये लोग तूफान से बचने के लिए एक बड़े से पत्थर के पीछे छुप जाते हैं और तीनों एक दूसरे को लिपट कर जैसे तैसे करके यहीं पर रात बिताते हैं। फिर जब अगले दिन सुबह होती है तो ये लोग बर्फ से ढक चुके थे और इनकी हालत भी ठंड की वजह से बहुत खराब हो रही थी। यहाँ ठंड इतनी ज्यादा थी कि इनमें से एक आदमी की तो आंखें भी जम चुकी थी और अब ये लोग ऐसी हालत में आगे तो बढ़ नहीं सकते थे। इसलिए ये लोग वापस अपने प्लेन के पास आने का डिसाइड करते हैं और प्लेन के मलबे में बैठकर नीचे आ जाते हैं, जहाँ फिर नीचे वाले लोग इन्हें संभालते हैं। इसके बाद जो आदमी इंसानी मांस नहीं खा रहा था वो जिंदा रहने के लिए इसी को अपनी किस्मत मानकर इंसानी मांस खा लेता है। अब इसी तरह इन्हें यहाँ 17 दिन हो चुके थे और पिछले 5 दिनों से बाहर का मौसम भी बहुत खराब था, इसलिए ये सभी लोग प्लेन के अंदर ही बैठे हुए थे। पर तभी अचानक एक बर्फीला तूफान इनके प्लेन को बर्फ से ढक देता है और अंदर बैठे सभी लोग बर्फ में दब जाते हैं। अब जो लोग ऊपर की तरफ थे वो जैसे तैसे करके खुद को संभालते हैं और जो लोग नीचे बर्फ में दब चुके थे उन्हें निकालते हैं। पर इस हादसे में एक लेडी मारी जाती है, क्योंकि वो बर्फ में बहुत नीचे दब चुकी थी और दम घुटने की वजह से उसकी मौत हो गई। अब ये सभी लोग एक दूसरे को और खुद को संभाल रहे थे और बाहर की तरफ निकलने लगते हैं, लेकिन जब ये लोग बाहर देखते हैं तो तभी बर्फ का एक और तूफान आता है, जो कि इस बार इस पूरे प्लेन को ढक देता है, जिसमें 8 लोग और मारे जाते हैं। और ये सभी अब बर्फ के नीचे प्लेन के अंदर ही थे और ये भगवान से दुआ कर रहे थे कि अब उनके ऊपर कोई भी बर्फ ना गिरे, नहीं तो वो लोग मारे जाएंगे। अब यहाँ पर इनमें से एक आदमी प्लेन के ऊपर की तरफ एक छेद बनाता है ताकि उन्हें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन मिलती रहे और इसी तरह ये लोग प्लेन के अंदर 2 दिनों तक भूखे प्यासे गुजारते हैं। पर अब इन्हें भूख भी लगने लगी थी और इनके पास एक ही रास्ता था कि जो लोग यहाँ हादसे में मारे गए हैं उन लोगों को काट कर खाना। पर ये सभी लोग उनके अपने थे, उन्होंने इतने दिन साथ में बिताए थे, तो वो उन्हें ऐसे ही काट कर खा नहीं सकते थे। यही सोचकर नोमा नाम का एक आदमी प्लेन के कांच को गुस्से में तोड़ने लगता है
जिसे तोड़ते वक्त उसके पैर पर कांच से एक कट भी लग जाता है, लेकिन वो फिर भी नहीं रुकता और लात मारकर ऊपर की बर्फ को हटा देता है, जिससे यहाँ पर एक बड़ा सा छेद बन जाता है। और फिर इन्हें पता चलता है कि बाहर का मौसम भी अब ठीक हो चुका है। तो तब ये सभी लोग उस छेद से बाहर निकलते हैं और अपने जिंदा बचने की खुशी मनाते हैं। जिसके बाद ये सभी लोग मिलकर प्लेन के ऊपर से सारी बर्फ को हटाने लगते हैं और कुछ ही घंटों में ये लोग प्लेन के ऊपर से सारी बर्फ हटा देते हैं। जिसके बाद ये सभी थोड़ा आराम करते हैं और डिसाइड करते हैं कि उन्हें किसी भी हालत में यहाँ से जिंदा निकलना ही होगा, क्योंकि अब तक उन्हें यहाँ 20 दिन हो चुके थे। तो अब ये लोग फिर से प्लेन के पिछले हिस्से को ढूंढकर उन बैटरीज को लाने का सोचते हैं, क्योंकि तभी वो लोग बाहर की दुनिया से कांटेक्ट कर पाएंगे। पर क्योंकि ये सर्दियों का मौसम था और ऊपर के बर्फीले तूफान का सामना कैसे करना है ये भी इन्हें पता नहीं था, तो ये लोग कुछ दिनों तक इंतजार करने का सोचते हैं, क्योंकि कुछ दिनों में सर्दियां खत्म होने वाली थी और गर्मी का मौसम शुरू होने वाला था और तब ही बर्फ पिघलना शुरू होगी। तो अब ये लोग 2 हफ्तों तक तैयारी करते हैं और इसी तरह इन्हें इस प्लेन में 34 दिन गुजर जाते हैं। लेकिन यहाँ अभी भी जो लोग पिछली बार प्लेन के पिछले हिस्से को ढूंढने के लिए गए थे, उनकी हालत अभी भी खराब थी और उनमें से एक आदमी के फेफड़ों में पानी भर गया था, जिस वजह से उसकी मौत हो जाती है। तब ये सभी लोग उसे दफना देते हैं और उसके लिखे आखिरी लेटर को संभाल कर रख लेते हैं। फिर 2 दिन बाद इन्हें मौसम में थोड़ी गर्माहट महसूस हुई, तो फिर ग्रुप में से 4 लोग प्लेन के पिछले हिस्से को ढूंढने के लिए चढ़ाई करने का फैसला करते हैं। इन चारों का नाम रूबर्तो, टिनटिन, नुमा और नैंडो था और ये चारों प्लेन के पिछले हिस्से को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। यहाँ पर नुमा के पैर में कट लगने की वजह से इन्फेक्शन हो चुका था, पर फिर भी वो इनके साथ चला जाता है। लेकिन इन चारों के काफी घंटों तक चलते रहने के बाद भी इन्हें प्लेन का पिछला हिस्सा नहीं मिलता और फिर काफी देर चलने के बाद नुमा कमजोरी के कारण गिर पड़ता है। तब रूबर्तो जब उसके पैर को देखता है तो उसमें इन्फेक्शन फैलने लगा था, जिस वजह से ये सभी वापस नीचे चलने के लिए कहते हैं। पर नुमा इन सभी को आगे बढ़ते रहने के लिए कहता है और खुद जैसे तैसे करके प्लेन के पास आ जाता है। लेकिन अब नुमा की हालत बहुत ज्यादा खराब होती जा रही थी और वो यहाँ पहुँचते ही बेहोश हो जाता है। और फिर जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि उसके सारे साथी प्लेन के नीचे से बर्फ हटा रहे हैं, जो देखकर वो भी उनकी मदद करना चाहता था, पर उसकी हालत ऐसी नहीं थी कि वो उनकी मदद कर पाए। अब अगले दिन वो 3 लोग भी वापस आ जाते हैं। उन लोगों को प्लेन का पिछला हिस्सा मिल चुका था और उन्हें वहाँ वो बैटरीज भी मिली, इसलिए ये अगले दिन प्लेन के सारे रेडियो सिग्नल को निकालते हैं और उन्हें प्लेन के पिछले हिस्से के पास ले जाने लगते हैं, ताकि वो इनके साथ बैटरीज को कनेक्ट करके बाहरी दुनिया से कांटेक्ट कर सके। इधर नुमा भी उनके साथ जाना चाहता था, पर अब उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी और उसके पैर का इन्फेक्शन भी अब उसके पूरे शरीर में फैलने लगा था। और उधर ये चारों जब दोबारा प्लेन के पिछले हिस्से के पास पहुंचते हैं तो वो प्लेन के रेडियो को बैटरीज से कनेक्ट करके बाहरी दुनिया से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, पर इसका कोई फायदा नहीं होता और अब इनकी ये आखिरी उम्मीद भी टूट चुकी थी। तो फिर ये लोग प्लेन के अंदर से काम की चीजों को ढूंढने लगते हैं, जहां इन्हें कुछ नए कपड़े, खाने का सामान और कुछ शराब की बोतलें मिलती हैं और यहाँ पर इन्हें एक वाटरप्रूफ कपड़ा भी मिलता है, जो कि इनके बहुत काम आ सकता था। इसलिए अब ये लोग सारे जरूरत के सामान को लेकर नीचे प्लेन के पास आ जाते हैं, जहां अब नुमा की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। उसने खाना पीना भी छोड़ दिया था, क्योंकि अब उसे पता चल चुका था कि वो ज्यादा दिनों तक जी नहीं पाएगा। और इसी तरह अब 58 दिन बीत जाते हैं। इन्हें जो प्लेन के पिछले हिस्से से खाना मिला था वो भी अब खत्म हो चुका था और ये वापस इंसानी मांस खाने के लिए मजबूर थे और इन्हें अब समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग अब क्या करें। उन्हें किसी भी हालत में चीले तक पहुंचना था, तभी उन्हें मदद मिल सकती है। तब यहाँ रेडियो की न्यूज से इन्हें पता चलता है कि प्लेन क्रैश हुए आज 58 दिन हो चुके हैं और गवर्नमेंट ने इन्हें मरा हुआ मान लिया है। इसलिए गवर्नमेंट अब एक आखिरी बार इनकी लाशों को ढूंढने के लिए एक रेस्क्यू टीम को भेज रही है, जो सुनकर इनके अंदर एक और उम्मीद नजर आती है कि इस बार हो सकता है कि वो लोग उन्हें ढूंढ लेंगे। पर इन्हें डर ये भी था कि पिछली बार की तरह वो लोग उन्हें ना मिले तो तब वो लोग क्या करेंगे। इसलिए वो लोग चिले जाने के लिए अपने प्लान पर काम करते हैं और उस वाटरप्रूफ कपड़े की मदद से स्लीपिंग बैग बनाते हैं। फिर उस रात नुमा अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। उसे पता था कि वो अगले दिन तक जिंदा नहीं बचेगा, इसलिए वो सभी से कहता है कि अगर वो मर जाता है तो वो लोग जिंदा रहने के लिए उसकी बॉडी को खा सकते हैं। और फिर आखिरी बार रूबर्तो उसके जख्मों को साफ करता है, जिसके बदले में नुमा उसे थैंक्स कहकर सो जाता है। फिर जब अगली सुबह होती है तो रात के माहौल में ही नुमा की मौत हो चुकी थी, जिसके हाथ में इन सभी को एक लेटर मिलता है, जिसमें उसने लिखा था कि वो बहुत खुश नसीब है कि वो अपने दोस्तों के बीच मरा और इससे अच्छी मौत उसके लिए कुछ भी नहीं हो सकती। जिसे पढ़कर रूबर्तो और बाकी सभी लोगों में हिम्मत आ जाती है और वो डिसाइड करते हैं कि वो किसी भी हालत में यहाँ से निकल के रहेंगे। इसलिए अब ग्रुप में से 3 लोग, रूबर्तो, टिनटिन और नैंडो, ये डिसाइड करते हैं कि वो किसी भी हालत में पहाड़ों को पार करके चिले तक पहुंचेंगे और वहां से किसी न किसी तरीके से मदद लाएंगे। तो अब ये तीनों वाटरप्रूफ कपड़े से बनाया गया स्लीपिंग बैग और अपने लिए बहुत सारा खाना ले जाते हैं, क्योंकि वो कब चिले तक पहुंचेंगे उन्हें पता नहीं था। और फिर यहाँ से जाते वक्त नैंडो उन सभी को अपनी माँ और अपनी बहन की बॉडीज को खाने की इजाजत देता है, जिसके बाद ये तीनों यहाँ से चढ़ाई करना शुरू करते हैं।
अब ये तीनों घंटों तक चलते रहते हैं और फिर जब रात होती है तो ये तीनों मिलकर उस स्लीपिंग बैग में रात गुजारते हैं और अगले दिन फिर से अपना सफर शुरू करते हैं। और फिर काफी चलने के बाद ये लोग एक पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाते हैं, जहां से देखने पर इनकी सारी उम्मीद टूट जाती है, क्योंकि इनके सामने पहाड़ ही पहाड़ थे, जो देखकर इन्हें लगा कि इन पहाड़ों को पार करके चीले तक पहुंचना नामुमकिन है, क्योंकि उनके पास इतना खाना भी नहीं है और उन्हें ये भी नहीं पता कि इन पहाड़ों के पीछे है क्या। इसलिए ये वापस मुड़ने की सोचते हैं, पर क्योंकि नीचे प्लेन के सभी लोगों ने इन्हें बड़ी उम्मीद से भेजा था कि ये किसी भी हालत में मदद लाएंगे, इसलिए यहाँ पर अब टिनटिन अपना सारा खाना इन दोनों को दे देता है और खुद वापस प्लेन के पास लौट जाता है। जिसके बाद से नैंडो और रोबर्टो ये दोनों अपना सफर जारी रखते हैं और हर चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह लगातार 10 दिनों तक चलते चलते ये पहाड़ों के पार एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर बर्फ नहीं जमी थी और यहाँ सामने इन्हें एक नदी दिखाई देती है, जिसमें से ये पानी पीते हैं और अपने हाथ मुंह को धोते हैं। और फिर तभी ना नदी पार घोड़े पर बैठा हुआ एक आदमी दिखाई देता है, जिसे देखकर अब इनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था और ये लोग उस आदमी को जोर जोर से चिल्लाकर अपने बारे में बताने की कोशिश करते हैं, पर नदी के शोर की वजह से उस आदमी तक इनकी आवाज पहुंच नहीं पा रही थी। तब वो आदमी इनकी तरफ एक पेपर और एक पेंसिल फेंकता है, इसके बाद ये दोनों उस पेपर में अपने बारे में और उनके साथ जो कुछ भी हुआ वो सब लिख देते हैं। इसके बाद ये आदमी उस लेटर को लेकर सरकारी ऑफिसरों के पास पहुंचता है और उन्हें सारी बात बताता है, जिसके बाद से सरकार ने उन लोगों को वापस लाने का रेस्क्यू मिशन दोबारा से शुरू किया। अब ये आदमी रोबर्टो और नैंडो को अपने घर ले आता है, जहां वो उन्हें भर पेट खाना खिलाता है। और अब ये खबर पूरे देश भर में फैल चुकी थी, इसलिए यहाँ पर बहुत सारे न्यूज रिपोर्टर्स पहुंच जाते हैं, जिससे वहाँ पहाड़ों में फंसे लोगों को भी पता चल जाता है कि रोबर्टो और नैंडो वहाँ पहुंच चुके हैं और जल्द ही उन्हें रेस्क्यू कर लिया जाएगा। जो सुनकर ये सभी बहुत खुश हो जाते हैं और अपने हाथ मुंह कपड़ों को साफ करके वापस अपने घर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और फिर कुछ ही देर में यहाँ रोबर्टो और नैंडो को लेकर रेस्क्यू टीम पहुंच जाती है और इन सब को यहाँ से सही सलामत रेस्क्यू कर लिया जाता है। यहाँ पर इनमें से एक आदमी ने उन सभी की एक एक निशानी को इकट्ठा किया था, जो भी लोग मारे गए थे, और इस तरह पूरे 72 दिनों बाद इन सभी को बचा लिया गया, जो कि अपने आप में अनबिलीवेबल है। इसके बाद इन सभी को रेस्क्यू करके शहर लाया जाता है, जहां ये लोग अपने परिवार वालों से मिलते हैं और यहां पर इनका स्वागत करने के लिए शहर के सभी लोग आए हुए थे। जिसके बाद इन सभी को एक हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया, जहां पर इनकी अच्छे से साफ सफाई की गई। इनके हाथ पैर और पूरा शरीर कंकाल की तरह हो चुके थे और ये सभी लोग मानसिक रूप से अभी भी सदमे में थे कि जो कुछ भी उनके साथ हुआ क्या वो होना जरूरी था। और फिर आखिर में हमें पता चलता है कि इस प्लेन में फ्लाइट क्रू मेंबर्स के साथ 45 लोग ट्रेवल कर रहे थे, जिसमें से ये 16 लोग ही जिंदा बच पाए और यहीं पर ये कहानी एंड हो जाती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि लाइफ में कभी कभी ऐसे मोड़ भी आते हैं जिसके लिए हम कभी भी तैयार नहीं रहते, इसलिए हमें किसी और से उम्मीद रखने के बजाय खुद पर हिम्मत और भरोसा रखना चाहिए। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया तो इस वीडियो को लाइक शेयर के साथ चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे चैनल की और वीडियोस को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं।